हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए क्लास में। आज हम लोग बच्चों बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। ऑफलाइन बच्चों से तो मैं रोज़ मिलता हूं, लेकिन ऑनलाइन बच्चों से मेरी मुलाकात आज करीब 6-7 महीने बाद हो रही है, क्योंकि इस बीच में थोड़ी वक्त की किल्लत हो गई थी। इसी कारण क्लासेस बीच में नहीं आ रही थी। आज से बच्चों हम लोग हर सप्ताह या सप्ताह में कम से कम 2 दिन वन शॉट क्लास करेंगे। और वन शॉट क्लास में क्या होगा कि एक चैप्टर को हम लोग 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट के बीच में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि एग्ज़ाम के समय में या चैप्टर पूरा पढ़ लेने के बाद आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि बहुत से तरह के और भी चैप्टर्स जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहला तो पोषण है, उसके बाद श्वसन है, फिर परिवहन है और सबसे अंतिम उत्सर्जन है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर इन चारों को एक साथ करेंगे तो फिर उसमें बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जैव प्रक्रम पोषण को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग श्वसन को पढ़ेंगे और उसके बाद परिवहन और सबसे अंतिम में उत्सर्जन को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पहला अध्याय, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और इस जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो सबसे पहला आएगा वो आएगा पोषण। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये जैव प्रक्रम होता क्या है, तभी हम लोग पोषण को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैव प्रक्रम का अगर हम किताब की भाषा में परिभाषा देखें तो किताब में परिभाषा दिया हुआ है, वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों अनुरक्षण का अगर हम लोग मतलब देखेंगे तो वो होता है मेंटेनेंस, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं और हिंदी भाषा पर भी हमारा अच्छा कमांड नहीं है, इसीलिए हमको अनुरक्षण का मतलब अच्छे से पता नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग इसको बहुत ही सिंपल वे में इसका परिभाषा को जानेंगे कि वे सारी प्रक्रियाएं जो जीव जिंदा रहने के लिए करता है उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अब बच्चों आप लोग देखिए, आप लोग थोड़ा सा सोचिए, अपनी सोच की क्षमता को विकसित करिए कि हम लोग जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला जो आपके विचार में आएगा वो आएगा खाना खाते हैं, यानी कि सबसे पहला तो आ गया श्वसन। क्या आ गया? सबसे पहला जो हमारे पास है वो है श्वसन। उसके बाद बच्चों दूसरा है, हम लोग सांस ले लिए। लेकिन क्या केवल सांस लेने से हम लोग जिंदा रह जाएंगे? नहीं, सांस लेने के साथ साथ हमको अपना भोजन भी करना होगा, यानी कि हमको पोषण भी करना होगा। तो दूसरा क्या आ गया? दूसरा आ गया पोषण। उसके बाद बच्चों मान के चलिए कि आपका शरीर क्या करता है, सांस भी ले लेता है, खाना भी पचा लेता है, परंतु आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो पूरे शरीर के हर एक भाग तक पहुंच ही नहीं पाती है। मान के चलिए कि हमारा छोटी आंत में क्या हुआ, अवशोषण हो गया पोषक पदार्थ का, परंतु अब छोटी आंत से भोजन क्या है, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैल ही नहीं रहा है। तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर वो पोषक पदार्थ कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। इसीलिए भोजन का परिवहन भी क्या है, यानी पोषक तत्व का परिवहन भी क्या है, बेहद ज़रूरी है। इसीलिए तीसरा जो जैव प्रक्रम के अंदर आता है वो आता है परिवहन। तीसरा आ गया परिवहन। और अंतिम में बच्चों मान के चलिए कि सब कुछ हो गया, लेकिन ये जो पोषण है इसके फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बचा है वो अपशिष्ट पदार्थ निष्कासित ही नहीं हुआ, यानी शरीर के बाहर ही नहीं निकला। तो क्या करेगा बच्चों, वो जमा होते जाएगा हमारे मलाशय में, और एक समय ऐसा आएगा जब वो क्या करेगा, उसमें इन्फेक्शन पैदा कर देगा और हमारे शरीर को क्या कर देगा, वो समाप्त कर देगा। इसीलिए चौथा जो हम लोग जिंदा रहने के लिए काम करते हैं वो करते हैं उत्सर्जन का। इन्हीं चारों प्रक्रिया को मिला करके क्या बनता है बच्चों, जैव प्रक्रम बनता है। यानी कि वे सारी क्रियाएं जो जीव जिंदा रहने के लिए करता है, यानी जो हमारा शरीर जिंदा रहने के लिए करता है। क्योंकि देखिए बच्चों, अगर इसमें से एक भी पॉइंट मिस होता है तो हमारा शरीर जिंदा नहीं रह पाएगा। मान के चलिए कि हम लोग सांस ले लिए परंतु पोषण ही नहीं हुआ, खाना ही नहीं खाए, खाना ही नहीं पचा, तो क्या कोई फ़ायदा है? नहीं, फिर हमारा शरीर क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। या मान के चलिए खाना पच भी गया परंतु अगर एक जगह से दूसरे जगह गया ही नहीं तो फिर भी वो क्या है,
व्यर्थ है। उसके बाद अगर खाना हर जगह चला गया परंतु पोषण से जो अपशिष्ट पदार्थ निकला है ये कहीं निकला ही नहीं, ये हमारे शरीर में ही जमा होते रह गया, तो फिर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा और ये मृत्यु का कारण बन सकता है। आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि कब्ज के कारण भी क्या होती है, लोगों की मृत्यु हो सकती है। वो क्यों? क्योंकि कब्ज में क्या हुआ कि उत्सर्जन की प्रक्रिया बाधित हो गई और इंसान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आज जो हम लोग बच्चों पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोषण को। किसको? पोषण को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पोषण आखिर होता क्या है। तो आप लोग भी बच्चों अपने कॉपी में हेडिंग बना सकते हैं पोषण। तो देखिए पोषण क्या होता है, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसको पचाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। यानी खाद्य पदार्थों की प्राप्ति कर उसका क्या करना, पाचन करना, यानी उससे पोषक पदार्थ को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है बच्चों, पोषण कहलाता है। ज़्यादा किताबी भाषा में आप लोग नहीं जाएं, क्योंकि किताबी भाषा क्या होगी कि कुछ दिन तक आपके दिमाग में रहेंगी लेकिन उसके बाद क्या होगी, वो अपने आपके दिमाग से रफू चक्कर हो जाएंगी। इसीलिए पोषण का बिल्कुल ही आसान भाषा में आप लोग परिभाषा याद रखेंगे कि पोषक पदार्थ को प्राप्त करके, यानी कि खाना को खा करके हमारा शरीर जो पचाता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो देखिए पोषण क्या होता है, दो प्रकार की होती हैं। पोषण के देखेंगे तो हम लोग इसकी दो प्रकार होती है। सबसे पहला है स्वपोषण। ये बच्चों आप लोग जब छठी या सातवीं क्लास में होंगे उस समय भी पढ़े होंगे। ये सातवीं क्लास के जो विज्ञान है उसमें आपको ये मिल जाएगा, पोषण की दोनों विधियाँ। सबसे पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। स्व का मतलब होता है बच्चों स्वयं से पोषण करना, परपोषण का मतलब होता है दूसरे जीव पर आश्रित रह करके अपना पोषण करना। अब स्वपोषण क्या हो गया, यानी कि जो क्या करता है अपना खाना खुद बनाया, खुद खाया, खुद पचाया, वो क्या आ गया बच्चों, स्वपोषण में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पौधे। पौधे क्या बच्चों आपसे खाना मांगने के लिए कभी आते हैं, तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं खाते हैं और स्वयं ही पचा लेते हैं। इसीलिए उसको दूसरे जीव किसी की भी आवश्यकता नहीं होती भोजन के लिए। परंतु अगर हम परपोषण का बात करें तो परपोषण का सबसे बड़ा उदाहरण हम खुद मानव हैं। यानी कि मानव जो है वो क्या है, वो बच्चों परपोषण का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। वहाँ पर आपसे क्वेश्चन अगर आए कि निम्न में कौन स्वपोषी जीव हैं, ऑप्शन दे देगा पौधे, मानव, तीसरा दे देगा मान के चलिए कि कोई एक एग्जाम्पल दे दिया कि हिरन, चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर बच्चों देखिए कि पौधे जो हैं, ये पौधे सभी पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं, केवल हरे पौधे क्या होंगे बच्चों, स्वपोषी होंगे। इसीलिए अगर जहाँ भी बात आए स्वपोषण का तो आप लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि वहाँ पर हरे पौधे लिखे हुए होने चाहिए। अगर हरे पौधे लिखे हुए नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वो पौधा स्वपोषी नहीं है। अब आइए बच्चों, स्वपोषी का तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। आप लोग इसको क्या करें, नोट करते चलेंगे जो हम परिभाषा बोल रहे हैं, क्योंकि हम परिभाषा को अगर यहाँ पे लिखने लगेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा समय का हमारा खपत हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा वो समय। दूसरा है बच्चों परपोषण। परपोषण क्या होता है कि वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए हमको खाना खाना है, तो खाना में हम लोग क्या खाएंगे, या तो हम लोग दाल, चावल, मांस, अंडा यही सब तो खाएंगे। मांस किससे प्राप्त होता है, तो मांस हमको जानवर से प्राप्त होता है। हमको भात किससे प्राप्त होता है, तो भात हमको पौधे से प्राप्त होता है, चावल पौधे से प्राप्त होता है। वैसे अगर दाल का देखेंगे तो दाल भी हमको किससे प्राप्त होता है, दाल भी हमको पौधे से प्राप्त होता है, यानी पादप से प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या है बच्चों कि हम लोग दूसरे जीव पर आश्रित हैं, लेकिन पौधे दूसरे जीव पर आश्रित नहीं हैं। तो बच्चों अब आते हैं हम लोग परपोषण पे। परपोषण का अगर हम लोग देखेंगे तो इसके भी 3 प्रकार हैं। परपोषण का जो सबसे पहला प्रकार है वो है मृतजीवी। परपोषण का सबसे पहला प्रकार मृतजीवी है और इसका दूसरा प्रकार जो है वो है परजीवी।
मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, और इसका तीसरा जो प्रकार है वो है प्राणी संपोषण। तीनों ही बेहद आसान है। इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर ही आपका बिल्कुल आसान है, इसीलिए ये चैप्टर समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग बस ध्यान से सुनते जाएं, आप लोग का एक एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है मृतजीवी पोषण। तो देखिए बच्चों, ये मृतजीवी पोषण होता क्या है? तो वैसा पोषण जिसमें क्या होता है, जीव सड़े गले चीज़ों से यानी मरे हुए चीज़ों से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे मान के चलिए कि एक क्या था, एक बांस था, एक बांस का पौधा था। ये बांस का पौधा किसी कारणवश क्या होता है, गिर जाता है, ये ज़मीन पर गिर जाता है। और क्या होती है, इसको थोड़ी सी नमी मिलती है, और नमी जब होती है तो इस पे एक सांप का छत्ता नाम का पौधा क्या होता है, उग जाता है। आप लोग उसको कवक भी बोल सकते हैं। वो पौधा उगा तो उस पौधे के उगने का कारण था बच्चों कि ये जो बांस सड़ रहा है, अर्थात ये पहले जीवित था, उसके बाद मृत हो गया। अब अगर ये पर्यावरण में रहेगा तो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने का काम करेगा, और पर्यावरण क्या है, स्वयं अपना प्रदूषण हटाने का काम करती है। तो वो क्या करेगी, इस मरे हुए चीज़ को हटाने के लिए बच्चों कवक को भेजेगी, अर्थात सांप का छत्ता या गोबर छत्ता को उस पे भेजेगी। और वो जो गोबर छत्ता क्या करेगा कि इस मृत जो पौधे हैं बच्चों, ये मृत पौधे को क्या करेगा, इसको अपना खाना बना लेगा। और जब ये पौधा समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये पौधा भी समाप्त हो जाएगा। मृतजीवी पोषण का बच्चों बिल्कुल आसान सा परिभाषा है कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले चीज़ों से या मृत चीज़ों से प्राप्त करता है, उसी को क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण। आप लोग इस परिभाषा को नोट कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल बच्चों हो जाएगा कवक। इसी को हम लोग बच्चों गोबर छत्ता भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग परजीवी पे। किस पे, परजीवी पे। ये बच्चों परजीवी क्या होता है, ये बहुत ही वाहियात पौधा है। ये क्या करता है कि दूसरे जीव के ऊपर चिपक जाएगा, और दूसरा जीव जो खाना बनाता है उससे क्या करता है, ये अपना भोजन छीन लेता है। यानी मान के चलिए कि एक क्या है, आम का पेड़ है, ये एक आम का पेड़ है, तो ये क्या करेगा, जो परजीवी पौधा होगा ये इसके ऊपर आकर के चिपक जाएगा। ये पीला पीला रंग का आपको दिखता होगा, एक धागा नुमा संरचना, वो क्या होगा, इसके ऊपर आकर के चिपक जाएगा। और जो भी ये आम का पौधा खाना बनाएगा उसका क्या करेगा, उसको जितना मन होगा इसको वो छीन करके खा लेगा, और आराम से क्या करेगा, ये अपना तोंद फुला करके बैठेगा। तो परजीवी पोषण बच्चों उसको कहेंगे जिसमें क्या होता है, जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। इसके लिए बच्चों क्या है कि दोनों जीव का आपस में संपर्क में रहना बेहद ज़रूरी है, यानी कि दोनों जीव आपस में सटे हुए होने चाहिए। यानी कि अगर मान के चलिए कि ये इस आम का जो पौधा, इसका एक पत्ता है और अमरबेल का पौधा ऊपर से गुजरा है, तो फिर ये अमरबेल का पौधा इससे पोषण प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए परजीवी पोषण में क्या होता है बच्चों कि दो पौधे को या दो जीव को आपस में हमेशा संपर्क में रहना पड़ता है, उसका संपर्क टूटना नहीं चाहिए। अब अच्छा बच्चों, आप लोग सोचिए कि मान के चलिए हमको चावल चाहिए होता है, तो चावल हमको तो पादप से प्राप्त होता है, लेकिन क्या हम लोग चावल में चिपके हुए रहते हैं हमेशा? क्या हम लोग धान के पौधे में चिपके हुए रहते हैं? तो नहीं रहते हैं। इसीलिए बच्चों मानव जो है वो ना तो मृतजीवी में आएगा ना तो परजीवी में आएगा। तो परजीवी का उदाहरण हो जाएगा बच्चों अमरबेल। अमरबेल एक पौधा होता है जो पीले रंग का होता है, ये धागा की तरह दिखता है, और ये आपको अक्सर किसी पेड़ से चिपका हुआ दिख जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे मान के चलो कि उस धागे के ऊपर किसी ने रस्सी को अच्छे से बांध करके रखा है। तो वो कौन सा पोषण करता है बच्चों? अमरबेल। ये अमरबेल बच्चों परजीवी पोषण करता है। अब सबसे अंतिम हम लोग समझते हैं बच्चों प्राणी संपोषण को। अब ये प्राणी संपोषण होता क्या है? तो प्राणी संपोषण का बच्चों सीधा सा मतलब है कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में क्या करता है, दूसरे जीव के जैसे प्राप्त करता है। यानी कि इसका सिंपल सा आप लोग परिभाषा जाने कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन या तो ठोस के रूप में ग्रहण करेगा या तो तरल के रूप में। जैसे मान के चलिए कि मानव अपना भोजन
भात के रूप में ग्रहण किया तो भात ठोस में आ जाएगा। वहीं तेल जो होता है तो तेल किस में आ जाएगा, तरल में आ जाएगा। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है उसे आप प्राणी संपोषण भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सा है, कभी इसका बारे में परिभाषा पूछता नहीं है कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, लेकिन अगर पूछ दिया तो आप लोग बोल सकते हैं कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करता है उसी को क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, हमारा ये जैव प्रक्रम में पोषण हम लोग समझ गए। पोषण के प्रकार समझ गए कि 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। और उसके बाद हम लोग परपोषण के भी प्रकार को जान गए कि परपोषण की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। सबसे पहला है मृतजीवी, दूसरा है परजीवी और सबसे अंतिम है प्राणी संपोषण। अब आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब चलते हैं आगे और सबसे पहले जो समझते हैं वो समझते हैं पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, इसके बाद बच्चों हम लोग प्राणियों में पोषण को समझेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब बच्चों मान के चलिए कि ये क्या है, एक पौधा है। ये क्या है, एक पौधा है। अब इस पौधे को खाना बनाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा। मान के चलिए अगर हमको दाल बनाना है तो दाल बनाने में भी कुछ चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हमको तो वो जानना पड़ेगा, तभी तो हम लोग जानेंगे कि दाल बनेगा कैसे। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि दाल में लगता क्या क्या है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे बच्चों पादप में पोषण तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये तो जान लें कि पादप में पोषण के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहला जो बच्चों जरूरी चीज़ है वो है हमारा सूर्य का प्रकाश, यानी कि दिन होना चाहिए, रात नहीं होना चाहिए। यानी कि सूर्य से क्या आना चाहिए, यहाँ पे प्रकाश आना चाहिए। सूर्य से प्रकाश आ गया, पहला क्राइटेरिया इसका पूरा हो गया, इसको सूर्य का प्रकाश चाहिए। अब बच्चों सूर्य का प्रकाश चाहिए, लेकिन ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए भी तो कुछ चाहिए जो क्या कर सके, ऊर्जा को स्टोर कर सके। तो वो करता है बच्चों क्लोरोफिल। क्लोरोफिल दूसरा चीज़ क्या हो गया, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल होता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट का हिंदी मतलब हो गया हरित लवक। हरित लवक ये बच्चों आप मान सकते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये छोटा सा संरचना होता है, इसी को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल में बच्चों मैग्नीशियम पाया जाता है। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जल और खनिज लवण। जल और खनिज लवण, यानी इसको पानी भी चाहिए और पानी के साथ साथ खनिज लवण भी चाहिए। और चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों वो है इसको कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात बच्चों आप लोग क्लियर रखेंगे कि पौधे जो श्वसन करते हैं तो श्वसन के रूप में वो भी ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, परंतु जब वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे। तो उम्मीद है आप लोग में बहुत सारे बच्चे का ये डाउट होगा या बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं होगा कि पौधे सांस के रूप में तो ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, परंतु जब वो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया करेंगे तो वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे। इसीलिए बच्चों आप लोग ने बुजुर्गों को बोलते हुए देखा होगा कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसका कारण क्या है, रात में तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, रात में पौधा सांस लेगा। पौधा सांस लेगा तो कौन सा गैस लेगा, ऑक्सीजन गैस लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। तो वहाँ पे बच्चों पेड़ के नीचे क्या होगा, यहाँ पे आप अगर सोए होंगे तो पेड़ के नीचे केवल CO2 गैस की अधिकता हो जाएगी और इससे क्या हो सकता है, दम घुटने से आपकी मृत्यु हो सकती है। इसको बहुत बार बच्चों क्या होता है, भूत पिशाच से भी जोड़ करके देखा जाने लगता है कि चूंकि इसका दम घुट के मृत्यु हुआ है, यानी इसका क्या किया था, इसका जो भूत है वो गला दाब करके मार दिया। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें रियल में क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की यहाँ पे क्या हो गई, अधिकता हो गई है। तो यहाँ पर बच्चों ये चारों चीज़ चाहिए।
अगर इसमें से एक भी चीज़ मिसिंग हुआ तो फिर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। अब बच्चों आइए हम लोग चलते हैं कि ये रियल में पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। मान के चलिए कि बच्चों यहाँ पर जो है इसका जड़ है, आखिर जड़ से ही तो ये क्या करेंगे, जल और खनिज लवण चूँकि कहाँ पे मौजूद है, जल और खनिज ये दोनों तो जड़ में मौजूद है यानी मिट्टी में मौजूद है। तो ये क्या करते हैं, जड़ के माध्यम से जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ से ये जल और खनिज लवण ले लिए। अब बच्चों क्लोरोफिल तो इसके पत्ते में उपस्थित होता है, क्लोरोफिल पत्ते में होगा, इसीलिए पौधे का जो रसोई घर है वो पत्ता कहलाता है। उसके बाद सूर्य प्रकाश ये कहाँ से लेगा, सूर्य से लेगा, यानी कि जब तक दिन है तब तक प्रकाश संश्लेषण होगा, जैसे रात होगा प्रकाश संश्लेषण बंद। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, तो ये वायुमंडल से लेता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पौधे में परिवहन के लिए मान के चलिए कि पत्ता यहाँ पे है, तो आखिर इस पत्ते तक पहुँचने के लिए कोई तो साधन होना चाहिए, कोई तो ऐसा पावरफुल मोटर होना चाहिए जो क्या कर सके, नीचे से जल को क्या कर सके, इस पत्ते तक पहुंचा सके, और जो भोजन इस पत्ते में बनेगा उस भोजन को पौधे के हर एक भाग तक पहुंचा सके। तो उसके लिए बच्चों इसके पास 2 मोटर है। कितने मोटर हैं, 2 मोटर हैं, जिसमें एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। इसके पास 2 मोटर हैं, एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम। देखिए बच्चों जाइलम जो से शुरू होता है यानी जोलो जल, जाइलम किसको ढोएगा, जल को ढोएगा। और ये जो जाइलम है बच्चों ये पूरा कोढ़िया है, यानी कि ये केवल क्या करेगा, केवल जल को ऊपर लेके जाएगा और ये कोई भी काम नहीं करेगा, सारा का सारा काम में ये आलस दिखाएगा। आप लोग संस्कृत में आलस कथा पढ़े होंगे, उसमें से एक आलसी ये भी है। ये क्या करता है, एक दिशीय गति करता है, एक दिशीय यानी केवल नीचे से ऊपर जाएगा जाइलम। लेकिन ये फ्लोएम क्या है, ये थोड़ा तेज है, ये आलसी नहीं है। ये क्या करता है, पत्ता इसको जो बात बोलेगा सब बात मानेगा। ये ऊपर से नीचे भी गति करता है, नीचे से ऊपर भी गति करता है, यानी कि ये बच्चों द्विदिशीय यानी 2 दिशा में गति करता है। तो फ्लोएम किस दिशा में गति करता है, द्विदिशीय, दोनों दिशा में। जाइलम एक दिशीय होता है, केवल नीचे से ऊपर गति करता है। और बच्चों अब चूंकि जाइलम तो केवल जल को ढोएगा, अब यहाँ पर जो खाना बनेगा उसको जाइलम नहीं ढोएगा क्योंकि इसको उससे मतलब ही नहीं है, तो उसको ढोने के लिए बच्चों फ्लोएम है, यानी फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थ का भी परिवहन करता है। तो इस तरह से बच्चों क्या करता है कि पौधा अपना भोजन बनाता है और उस भोजन को पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाता है। और यहाँ पे एक बात बच्चों ध्यान रखेंगे कि वायुमंडल में बच्चों जो CO2 की मात्रा है वो 0.03% है। ये बच्चों ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, ये आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और बच्चों आपसे 2 नंबर का सवाल एक आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का क्या करिए, आप समीकरण लिखिए। तो बिल्कुल आसान सा समीकरण है। यहाँ पर अगर बच्चों ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले चाहिए क्या चीज़, हमको CO2 चाहिए, CO2 चाहिए। CO2 के साथ साथ बच्चों यहाँ पर हमको जल भी चाहिए होता है, जल भी चाहिए। और आखिर इस दोनों को मिलाने के लिए कोई भड़काने वाला भी तो होना चाहिए कि दोनों क्या करे, लड़े, लड़ेगा तभी तो टूटेगा। तो इसको लड़ाने के लिए क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश होता है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश ये दोनों उत्प्रेरक हैं। उत्प्रेरक उसको बोलेंगे जो क्या करता है, केवल अभिक्रिया को भड़काता है, यानी कि अभिक्रिया को बढ़ाने में सहायता करता है, इसको उकसाने में सहायता करता है, ये खुद कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो जब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा तो आखिर इसका खाना बनेगा, इसका भोजन तो ग्लूकोज है, और पौधे जो है अपना भोजन स्टार्च के रूप में क्या करेंगे, संग्रहित करेंगे, यानी ये ग्लूकोज को ही स्टार्च बना लेंगे। और ग्लूकोज के साथ साथ और क्या निकलता है, ग्लूकोज के साथ साथ और निकलता है एक जीवनदायक गैस जिसको हम लोग ऑक्सीजन गैस भी बोलते हैं। और ये गैस किससे टूट करके बना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ये हमेशा जल से टूट करके बनता है। अब आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसका एक समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए
इसको हमको संतुलित करना पड़ेगा। ये अभी कंकाल रूप में है। कंकाल समीकरण उसको बोलते हैं जो संतुलित नहीं होता। यानी कि अगर मान के चलिए कि हम एक तराजू को हमको अच्छे से रखना है तो हमको दोनों तराजू को क्या करना पड़ेगा, बराबर भार देना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी हमको दोनों तरफ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इन सब का मात्रा को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। उसी को हम लोग संतुलन बोलते हैं, संतुलित बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले तो 6 CO2 आएगा, 12 H2O आएगा। उत्प्रेरक के रूप में क्या चीज़, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये दोनों चीज़ आ गया। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो ये बच्चों आ गया समीकरण। क्योंकि आखिर अभिक्रिया होगा, मान के चलिए कि जाइलम 2 बाल्टी पानी ऊपर पहुंचाया लेकिन 1.5 बाल्टी पानी का यूज हुआ, तो अब आखिर आधा बाल्टी पानी तो कहीं पर तो उसको पत्ता रखेगा। तो वो क्या करता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप रखता है और उसको बाद में फ्लोएम के जरिए से फिर से उसके असली जगह पर पहुंचा देता है। तो ये जो समीकरण है इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन ऑक्साइड मिला, यानी कि जल मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्यप्रकाश की उपस्थिति में, और बना क्या, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और साथ ही साथ जल। अब आइए बच्चों, हम लोग प्राणियों में पोषण समझते हैं, जिससे आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ये जो बच्चों सबसे पहला वाला चैप्टर है जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम का आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में प्रश्न इसी चैप्टर से आते हैं और आपका सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो यही चैप्टर है जैव प्रक्रम। अब आइए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, प्राणियों में पोषण समझते हैं कि आखिर प्राणियों में पोषण होता कैसे है। हेडिंग बना लेते हैं, प्राणियों में पोषण। प्राणी में किस में बात करेंगे, तो प्राणी में हम लोग इंसान का बात करने वाले हैं। इंसान का देखिए बच्चों, हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग भी फिगर का क्या करिए कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने कॉपी में फिगर को बनाएंगे तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव जाता है। आप लोग अगर मेरे साथ साथ फिगर बनाएंगे तो आसानी के साथ फिगर को बना लेंगे। ये हो गया आपका बच्चों बड़ी आंत, ये अपेंडिक्स आ गया, ये नीचे में रेक्टम या मलाशय, और यहाँ पर आप बच्चों 2-2 करके क्या करेंगे, दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये छोटी आंत आपका तैयार हो गया। ये बिल्कुल अब एक्यूरेट है, थोड़ा बहुत इसमें गलतियाँ हो सकती हैं लेकिन उस गलती को नज़रअंदाज किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए एक और चीज़ हम यहाँ पे दे देते हैं, एक ऐसा संरचना, इसको हम लोग अभी आगे तुरंत समझ जाएंगे कि ये आखिर है क्या और इसका काम क्या है। सबसे पहले हम लोग बच्चों पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये इसका नाम है बच्चों मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा में क्या है, मुख गुहा में दांत आ गया, जीभ आ गया, और उसके साथ साथ बच्चों हमारा लार ग्रंथि भी आ गया। ये सब का सब मिल करके क्या बनाता है, मुख गुहा बनाता है। तो मुख गुहा में सबसे पहले भोजन जाएगा, तो भोजन कहाँ पे जाएगा, जीभ पे जाएगा। तो जीभ क्या करेगा, उसका स्वाद लेगा। तो जीभ पर बच्चों स्वाद के लिए, यानी कि जीभ पर स्वाद के लिए स्वाद कलियाँ मौजूद होती हैं। स्वाद कलियाँ बहुत छोटी छोटी संरचना है जो क्या करती है, स्वाद को पहचानने का कार्य करती है कि कोई चीज़ मीठा है, तीखा है, नमकीन है, कैसा है। तो जीभ पर क्या मौजूद है, स्वाद कलियाँ मौजूद है। उसके बाद बच्चों हम लोग दांत से क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। तो दांत हमारे मुख में टोटल 32 है, यानी कि एक वयस्क मनुष्य, जवान मनुष्य के मुख में टोटल 32 दांत होते हैं। और ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है कृतंक, उसके बाद रदनक, उसके बाद अग्रचवर्णक और सबसे अंतिम में चवर्णक। अब ये बच्चों देखिए, कृतंक आपके आगे वाले दांत हो गए, रदनक जो है वो बच्चों भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, और उसके बाद अग्रचवर्णक और चवर्णक मिलकर के क्या करेंगे, भोजन को चबाएंगे। यानी दांत कितने प्रकार के, 4। सबसे पहला कृतंक, रदनक और अग्रचवर्णक, इसको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो ये क्या हो गया, ये हमारे दांत के कुल 4 प्रकार हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम लोग आगे बढ़ें
अगर हम लोग आगे बढ़ें तो तीसरा आता है लार ग्रंथि। तीसरा आ गया लार ग्रंथि। तो ये जो लार ग्रंथि है ये हमारे मुख में पीछे पाया जाता है। अगर हम रियल में लार ग्रंथि को जाने तो लार ग्रंथि हमारा यहाँ पे बच्चों नीचे पाया जाता है। नीचे में यहाँ पे 1 2 3 तीन जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो अब इस लार ग्रंथि का नाम क्या है? तो सबसे पहला लार ग्रंथि का नाम है पेरोटिड। पेरोटिड ग्रंथि सबसे पहला जो जोड़ा है वो है पेरोटिड का। दूसरा है सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबुलर। और तीसरा बच्चों वो है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। स्पेलिंग में इधर उधर हो सकता है, आप लोग इसको किताब में देख लेंगे। सबसे पहला है पेरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबमेंडिबुलर और तीसरा सबलिंगुअल। ये तीनों मिल करके बच्चों हमारे मुख में क्या करते हैं? लार बनाते हैं। आप लोग बच्चों पुड़ियाबात सबको देखते होंगे, उसका गाल चुटका हुआ रहता है या उसको भोजन पचने की समस्या होती है। उसका सबसे मुख्य कारण क्या है कि इसी लार का कम बनना, क्योंकि वो क्या करते हैं हर वक्त पिच पिच करके अपना सारा थूक निकाल देते हैं और उसके मुख में क्या लार बचेगा? नहीं बचेगा। और जब लार नहीं बचेगा तो यहीं से बच्चों कार्बोहाइड्रेट का पाचन चूँकि मुख से ही शुरू होता है, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे उसको पाचन की समस्या होने लगेगी और धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा। तो हमारे मुख में जो लार ग्रंथि है वो कितने प्रकार की पाई जाती है? 3 प्रकार की। उसके बाद बच्चों लार मिक्स हो गया भोजन में। अब भोजन बच्चों जाएगा मुख गुहा के सबसे पिछले वाले भाग में, जिसको हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी मुख गुहा का सबसे पिछला वाला भाग है। अब ग्रसनी में बच्चों 2 छिद्र होते हैं। सबसे पहला तो निंगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। निंगल द्वार बच्चों उसका रास्ता अमाशय तक जाता है और कंठ द्वार का रास्ता फेफड़े तक जाता है। तो अगर यहाँ थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो भोजन कहाँ पहुँच सकता है? फेफड़ा में पहुँच सकता है। इसीलिए इसी चीज़ से बचने के लिए प्रकृति ने हमको एक ऐसा उपहार दिया है जो क्या करता है? भोजन को कंठ द्वार में जाने से रोकता है। इस उपहार का नाम है एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस क्या करता है? भोजन को कंठ द्वार में जाने से रोकता है। लेकिन अगर आप कभी बात करेंगे खाते समय तो क्या हो सकता है? भोजन मिस्टेक से एपिग्लोटिस में जा सकता है। अब भोजन बच्चों ग्रसनी से सीधे आ जाएगा नीचे ग्रास नली में। ग्रसनी से आ गया भोजन ग्रास नली में। एक बात ध्यान में रखेंगे कि ग्रास नली जो है वो आगे का संरचना ये नहीं है, ग्रास नली इसके जस्ट पीछे है। यानी कि ये जो आगे हम लोग को दिख रहा है ये रियल में कंठ द्वार है, ये रियल में फेफड़े का हिस्सा है, ये हमारा आहार नाल का हिस्सा नहीं है। अभी हम लोग आहार नाल को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक बात और बच्चों ध्यान रखेंगे कि आहार नाल की जो कुल लंबाई होती है वो 8 से लेकर के 10 मीटर के बीच हो सकती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए? ग्रास नली में क्या होता है बच्चों? क्रमाकुंचन की गति होती है। अब ये क्रमाकुंचन की गति कहेंगे किसको? मान के चलिए कि इस तरह का क्या है? ग्रास नली हमारा है। यहाँ पे भोजन आएगा तो ये चिपक जाएगा, जब ये चिपकेगा तो भोजन यहाँ पे पहुँचेगा, फिर जब ये चिपकेगा तो भोजन यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इसी तरह के गति को हम लोग क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन की गति कहते हैं। ये छोटी आंत में भी होती है, इसलिए आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि क्रमाकुंचन की गति आप लोग कभी पढ़े होंगे कि छोटी आंत में होती है, हम बोल रहे हैं ग्रास नली में भी होती है। तो ये दोनों जगह होती है। और उसके बाद बच्चों अगर आपको उल्टा भी कर दिया जाए फिर भी क्या होगा? अगर आप कुछ खाएंगे तो वो सीधे आपके पेट में जाएगा। तो किस गति के कारण? इसी क्रमाकुंचन की गति के कारण। अब उसके बाद भोजन सीधा आ जाएगा बच्चों, ये यकृत है। ये क्या है? यकृत, कलेजी इसको बोलते हैं। इसके पीछे से, यानी अगर ये यकृत है तो यकृत के पीछे से ये रास्ता गुजरता है ग्रास नली का, जो सीधे पहुंचता है अमाशय में। कहाँ पे? अमाशय में पहुंचता है और अमाशय को 3 भाग में बांट देता है। अमाशय का सबसे पहला जो भाग है, यानी कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं। उम्मीद है आप लोग इसको साथ ही साथ थोड़ा सा नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि उससे आपको ही फ़ायदा होगा, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो अमाशय है। अमाशय का जो सबसे पहला भाग है वो कहलाता है कार्डियक, दूसरा है फुंडिक और तीसरा है पाइलोरिक। तो अमाशय को कुल 3 भाग में बांटा गया है, कार्डियक,
फुंडिक और पाइलोरिक। और आमाशय का जो सबसे बड़ा भाग है वो फुंडिक है। कार्डियक में जो बच्चों भोजन ग्रासनली से सबसे पहले भोजन कहाँ आएगा? कार्डियक में आएगा। और ये फुंडिक में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर HCl अम्ल मौजूद है और ये HCl अम्ल क्या करता है बच्चों? ये भोजन को पचाने का कार्य करता है। ये एक तरह से कीटनाशक भी है, यानी कि जो भी हमारे खाने में बैक्टीरिया आया या जो भी वायरस सब आया तो उन सब को क्या करता है? ये HCl अम्ल समाप्त कर देता है। अब बच्चों यहाँ पर ये भोजन क्या हो चुका है? अम्लीय हो गया। चूँकि अगर हम किसी वस्तु को अम्ल में डुबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों प्रोटीन का पाचन होता है। किस चीज़ का? प्रोटीन का पाचन हो जाता है। और वसा का भी थोड़ा बहुत पाचन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन शुरू होता है बच्चों वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है, यानी भोजन का जो पचना है वो हमारे मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद बच्चों पहुँचेगा सबसे भोजन लास्ट में, पाइलोरिक में। पाइलोरिक में जब भोजन पहुंच गया तो इस भोजन को हम लोग बोलते हैं काइम। काइम बोलते हैं, यानी कि भोजन जो है पूरा अब गाढ़ा लेई की तरह हो गया है। यानी कि ये लेई उसको बोलते हैं, जैसे मान के चलिए रोटी है। रोटी को आप लोग क्या करें कि पूरा पानी दे करके उसको अगर मिलाएंगे तो वो बहुत चिपचिपा सा बन जाता है। उसी तरह का हमारे पेट में के अंदर भी भोजन बन जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अब बच्चों यहाँ से कनेक्शन इसका सीधा जुड़ा हुआ है छोटी आंत में। भोजन अब बच्चों देखिए आ गया छोटी आंत में। छोटी आंत का सबसे पहला भाग है ग्रहणी। अब ग्रहणी में 2 पाइप का कनेक्शन जुड़ल है। अब ये दोनों पाइप कौन है? सबसे पहला पाइप आता है यकृत से, और ये जो आपको मैंने शुरुआत में डॉटेड लाइन दिखाया था, इस डॉटेड लाइन को हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। और यकृत से एक रस निकलता है जो इस पाइप के माध्यम से जाता है, उस रस को बोलते हैं हम लोग पित्त रस। क्या बोलेंगे? पित्त रस। और पित्त रस जो है बच्चों वो जमा होता है यकृत के पित्ताशय में। इसीलिए आप लोग कभी कभी एक चीज़ जो चिकन खाते हैं वो ये चीज़ जरूर सुने होंगे कि भोजन क्या हो गया, यानी वो जो चिकन लेने गए थे, चिकन में क्या हुआ? पित्त का थैली फट गया और पूरा का पूरा चिकन कड़वा हो गया। तो वो कड़वा रियल में क्यों हुआ? क्योंकि यहीं पे बच्चों पित्ताशय होता है, और अगर वो पित्ताशय फटा तो पूरे चिकन में क्या होगा? क्षारीयता आ जाएगी। और उस क्षारीयता को समाप्त करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप लोग उसमें एक नींबू निचोड़ करके अगर उसको अच्छे से धो लेंगे तो फिर वो उदासीन हो जाएगा, खाने योग्य हो जाएगा। अब बच्चों ये पित्तरस जो है ये सबसे पहले आएगा ग्रहणी में। ग्रहणी में क्या आया? पित्तरस आया। अब पित्तरस क्या करेगा? और ये अग्नाशयी रस, ये दोनों मिलकर के क्या करेगा? भोजन को उदासीन बनाएगा। और यहीं पे निकलता है आंतरस। क्या निकला? आंतरस। छोटी आंत से कौन सा रस निकलता है? आंतरस। अब ये क्या करेगा कि भोजन तो अब उदासीन हो गया क्योंकि अम्ल में अब क्षार मिल चुका है। अब ये क्या होगा? आंतरस और ये सभी रस मिल करके क्या करेगा? भोजन को पचाना शुरू करेगा, और यहाँ भी क्रमाकुंचन की गति शुरू हो जाएगी। और ये जो छोटी आंत है यही क्या करता है बच्चों? मुख्य रूप से पोषक पदार्थ को अवशोषित करता है। यानी कि अगर हम रोटी खाएं तो रोटी तो कार्बोहाइड्रेट से प्रचुर है, उसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो बच्चों है यही पोषक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको अवशोषित कौन करता है? तो छोटी आंत करता है। और छोटी आंत में बच्चों मान के चलिए कि ये अगर हमारी छोटी आंत है तो छोटी आंत में बहुत छोटी छोटी नसें आकर के जुड़ी हुई होती हैं। और ये क्या करेगा छोटी आंत कि मान के चलिए कि ये क्या किया? कार्बोहाइड्रेट भोजन से निकाला, तो भोजन से निकाल करके क्या करता है कि ये कार्बोहाइड्रेट को खून में मिला देता है। और ये खून तो आपको पता है कि परिवहन का कार्य, यानी कि पूरे शरीर में जो भोजन को पहुंचाने का कार्य है वो खून करता है, ब्लड करता है। और ये ब्लड क्या करेगा कि हर एक कोशिका तक, हर एक सेल तक उस कार्बोहाइड्रेट को पहुंचा देगा, और जहाँ जहाँ जरूरत होगी पहुंचा देगा, और जो बचेगा उसको वसा के रूप में अपने संग्रहित कर लेगा। तो ये तो हो गया छोटी आंत। उसके बाद देखिए बच्चों छोटी आंत का जो सबसे बड़ा भाग है वो है इलियम।
छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है इलियम। अब बच्चों इलियम के बाद भोजन क्या होता है, चाइल के रूप में बदल जाता है। यानी इलियम के बाद जो भोजन पचेगा वो क्या कहलाएगा, चाइल। इलियम के बाद भोजन चाइल कहलाता है, अमाशय के बाद भोजन काइम कहलाता है। यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अब बच्चों ये जो भोजन है वो बड़ी आंत में आ गया। बड़ी आंत दो भाग में बटी हुई है। बड़ी आंत का जो पहला भाग है वो कहलाता है कोलन और दूसरा भाग है वो कहलाता है रेक्टम। रेक्टम का ही हिंदी है मलाशय। मलाशय में बच्चों क्या होता है, भोजन जो अपशिष्ट के रूप में बचता है वो संग्रहित होता है। और कोलन क्या करता है, ये जल को अवशोषित कर लेता है। यानी भोजन में जो भी जल की मात्रा बचेगी उसको कौन सोख लेगा, उसको कोलन सोख लेगा। तो ये बच्चों हो गया बड़ी आंत। बड़ी आंत के अगर आप अंतिम छोर पे देखेंगे तो यहाँ पे अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स का बच्चों अभी हमारे यूज में, अभी हमारे मानव जीवन में इसका उपयोग नहीं है। लेकिन अगर हम प्राचीन मानव का बात करें, यानी कि जब हमारे पूर्वज आदिवासी हुआ करते थे, वो कच्चे मांस का सेवन करते थे या पत्तियों का सेवन करते थे, उस समय क्या होता था बच्चों, भोजन को पचाने के लिए इस अपेंडिक्स की आवश्यकता होती थी। लेकिन अभी के समय में इस अपेंडिक्स की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बहुत से जगह पे जब क्या होता है कि बच्चे का जन्म होता है, उसके 2-3 साल बाद ये ऑपरेशन के जरिए से इस अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे आएगा कि यकृत का वजन कितना है, तो यकृत का वजन 1.5 किलो है, 1.5 kg है। और हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत ही है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और ये पूछ सकता है कि हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो सबसे लंबा भाग हमारा छोटी आंत है और इसकी कुल लंबाई करीब करीब 6 मीटर होती है। अब बच्चों ये रेक्टम में क्या होगा, मल एकत्र होगा। और मल एकत्र होगा तो जैसे इसमें इसका कोटा फुल हो गया, इसका गोडाउन फुल हो गया, उसके बाद ये दिमाग को वार्निंग भेजेगा। और ये दिमाग वार्निंग जैसे इसको मिलेगा, दिमाग को वार्निंग, ये आपको दौड़ाएगा कहाँ पे, बाथरूम की ओर। और बाथरूम में जा कर के आप क्या करेंगे, मल को विसर्जित कर लेंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका पूरा का पूरा प्राणियों में पोषण। यानी कि मैंने आपको भोजन खिला भी दिया और उसको निकाल भी दिया। और यही बच्चों आपको एग्जाम में भी करना है। अगर एग्जाम में आ गया कि प्राणियों में पोषण कैसे होता है, तो आप लोग को क्या करना है, प्राणी को भोजन खिला भी देना है और उसको क्या करना है, बाहर निकाल भी देना है। और अगर आप चित्र के माध्यम से क्या करेंगे, उसको दर्शाएंगे कि ऊपर दिए गए चित्र में हम देख सकते हैं कि भोजन सबसे पहले मुख गुहा में आता है, ऐसे करके, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, आपका एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास बचता है पैरामीशियम सब। तो पैरामीशियम सब, इसके बारे में बहुत रेयरली कभी क्वेश्चन आता है। तो पैरामीशियम को समझने से पहले हम लोग अमीबा को समझ लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा अमीबा है। अमीबा को अगर खाना यहाँ दिखेगा, अमीबा का ये टांग है, टांग को हम लोग कूटपाद बोलते हैं। ये क्या करेगा, इस खाने को घेरना शुरू कर देगा। इस खाने को क्या करेगा, ये घेरना शुरू कर देगा। और जैसे इस खाने को घेरेगा, उसके बाद क्या करेगा, इस खाने को बीच में ले आएगा और यहीं पे भोजन राजधानी का निर्माण कर देगा और खाना को पचा लेगा। और खाना को पचा करके जो पचा हुआ भोजन बचेगा, तो फिर से ये क्या करेगा, ऐसे ही धीरे धीरे उसको पीछे हटते जाएगा, उससे पीछे हटते जाएगा और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर फेंक देगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण होता है अंतःग्रहण के माध्यम से। अंतःग्रहण यानी कि अंदर ग्रहण करके क्या करता है, ये अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। अब आते हैं हम लोग पैरामीशियम। पैरामीशियम का चित्र आसान है, चप्पल बना दीजिए, क्या बन जाएगा, पैरामीशियम बन जाएगा। पैरामीशियम में बच्चों ये जो टांग है, ये जो आप लोग को दिख रहा है, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं सीलिया। सीलिया के मदद से क्या करता है, ये चलता है, यही इसका टांग है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे इसको खाना दिखा, ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ के क्या करेगा, ये इस भोजन को अंदर लेगा। यहाँ पे बच्चों जिस मुख से ये अपना भोजन अंदर लेता है उसको कोशिका मुख बोलते हैं। कोशिका मुख इसका फिक्स होता है, ये एक ही इसका मुंह होता है, उस मुंह से अपना भोजन ग्रहण करेगा। उसके बाद इसके अंदर में भोजन राजधानी होता है। भोजन राजधानी से होते हुए ये भोजन अंदर जाएगा।
उसको पचाएगा स्टेप वाइज, और पचा करके क्या करता है, इसका एक अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन के लिए भी एक फिक्स मार्ग रहता है, और उससे क्या करेगा, ये अपना भोजन को बाहर निकाल लेगा। तो ये बच्चों पूरा का पूरा पोषण चैप्टर क्या हो गया, अब समाप्त हो गया है। उम्मीद है आप लोग को ये पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले किसी वन शॉट में, तब तक के लिए धन्यवाद।